नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके, जीएस, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस क्लास से आपको जो है 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इससे अधिक भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यदि आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से जो है आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। ठीक है, तो सभी संभावित प्रश्न हैं, आप लोग इन सभी संभावित प्रश्न को आराम से अच्छे से तैयार कर लो। एक एक क्वेश्चन को पढ़कर और लिख कर देख लेना, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में विभवांतर को स्थिर रखकर प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यदि किसी परिपथ में विभवांतर को स्थिर रखकर प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए, किसको, आर को, क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि आर को जो क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। यदि आर को दोगुना कर दिया जाएगा तो जो है पूछ रहा है धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा आधी हो जाएगी ना, धारा आधी हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर को स्थिर रखा गया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बी सही हो जाएगा, ओम के नियम के अनुसार चलता है। ठीक है, V बराबर IR हो जाएगा ना यहाँ पर, तो आधी हो जाएगी धारा, वही तो हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने बताया आपको। यहाँ पर ये जब दुगुना हो जाएगा 2R हो जाएगा, तो ये I इधर आ जाएगा, तो V बराबर 2R, तो आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, धारा आधी हो जाएगी। बस यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ब्रोमीन, पारा, गैलियम या सोडियम। तो कमरे में या कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है, मरकरी पाई जाती है, पारा पाया जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। देखो, पारा का प्रतीक क्या होता है, Hg होता है, मरकरी बोलते हैं इसको। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। एकमात्र ऐसी धातु मेटल है जो सामान्य कमरे के तापमान पर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, कितने, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्रुव अवस्था में पाई जाती है। इसका उच्च तापीय प्रसार जो है, इसका तापीय प्रसार और कांच पर ना चिपकने का गुण इसे थर्मोमीटर में प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। ध्यान दें कि यदि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु नॉन मेटल पूछी जाए तो उसका उत्तर ब्रोमीन होगा। क्या होगा, आधातु में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। और गैलियम धातु हाथ की हथेली की गर्मी से पिघलती है, परंतु कमरे के तापमान पर ठोस रहती है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप लोग तैयार करते चलना। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यहाँ तो सबको पता होगा कि रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है, और यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कभी कभी अलग अलग पूछ लेता है कि रिकेटस के किस विटामिन की कमी से होता है, ये पूछ लेता है कि रिकेटस जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, अलग अलग पूछता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछ लिया गया है। तो रिकेटस जो होता है, रिकेटस ये विटामिन जो है डी की कमी से होता है, और इससे हड्डियों को प्रभावित करता है। ठीक है, रिकेटस सूखा रोग होता है। ठीक है, मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाने वाला विकार है जो विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से होता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूती के लिए अति आवश्यक है। इसी कमी से बच्चों की हड्डियां नरम, कमज़ोर और मुड़ जाती हैं। वयस्कों में इस विटामिन की कमी से होने वाला रोग जो है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे उत्तम प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है और साधारण बातचीत की तीव्रता कितनी होती है ना। देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन समाहित हैं, तो कभी कभी अलग अलग भी पूछ सकता है या एक भी पूछ सकता है। तो सामान्यता जो मतलब ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो कितनी dB होती है, आप लोग बताएं कमेंट करके। ऑप्शन बी सिम से कौन सा सही है, आप लोग बताओ। पहली बात, डेसिबल होता है तो यहाँ पर पास्कल हर्ट्ज दिया हुआ है, तो ये dB वाला सही हो जाएगा ना, 30 से 40, क्योंकि डेसिबल ही ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, dB होती है, dB होती है। और बातचीत तीव्रता कितनी होती है, 30 से 40 dB।
यहाँ पर ये वार्ड तो ऐसे गलत हो गया, पास्कल वैसे गलत हो गया, हर्ट्ज वैसे गलत हो गया, तो आराम से आप लोग आंसर इसका दे सकते थे डेसिबल, ठीक है। और क्योंकि बाद में देखो सभी में डीबी दिया हुआ लास्ट में, ठीक है, तो भी आराम से सही हो जाता, सभी को पता होना चाहिए, आराम से आप लोग लगा सकते थे, थोड़ा सोच के, नहीं पता होगा तब भी सोच के लगा सकते थे। ध्वनि की तीव्रता को मापने का मानक मात्रक क्या होता है? डेसिबल डीबी है, जो बेल इकाई का 10वां हिस्सा होता है। सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि का स्तर लगभग 30 से 40 डेसिबल होता है। 85 डीबी से अधिक की ध्वनि के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि 120 डीबी से अधिक की ध्वनि मनुष्य के कानों में दर्द और स्थायी बहरापन उत्पन्न कर सकती है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, जो ध्वनि का क्या होता है? तारतम्य पिच तय करता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा, ठीक, NaHCO3 होता है, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, इसका सूत्र NaHCO3 होता है। यह कार्बन या एक दुर्बल क्षारीय लवण है। भोजन बनाते समय इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्सर्जित करता है, जिससे केक या ब्रेड फूलकर स्पंजी और नरम हो जाते हैं। दूसरी ओर धोने के वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, INC की स्थापना और किसके द्वारा, ठीक है। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक द्वारा या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू द्वारा या A.O. ह्यूम व्योमकेश चंद्र बनर्जी या A.O. ह्यूम दादा भाई नौरोजी? इसका सही जवाब हो जाता है A.O. ह्यूम और व्योमेश बनर्जी द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कौन सही है? ए नंबर। तो डिटेल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम के प्रयासों द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 जो है ये संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की गारंटी देता है, जिसके तहत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेष, उत्प्रेरणा अधिकार और पर्चा जारी कर सकता है। इसी महान महत्व के कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, बचेंद्री पाल, अरुणम सिन्हा या PT ऊषा? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जो है 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर 8,848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह एवरेस्ट पता करने वाली दुनिया की 5वीं महिला थी, जबकि संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार 1992 और 1993 लगातार सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी काय? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि कोशिकाएं श्वसन की क्रिया यहीं संपन्न होती हैं या भोजन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है और ATP, एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करता है, जिसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और लाइसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर निर्मित है? भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय बांध है। गंगा, सतलुज, व्यास या चिनाब? तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। भाखड़ा नागर परियोजना भारत की एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो सतलुज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर निर्मित है। भाखड़ा बांध विश्व के उच्चतम कंक्रीट गुरुत्वीय बांधों ग्रेविटी डैम में से एक है, जिसके पीछे निर्मित विशाल जलाशय को गोविंद सागर झील नाम दिया गया, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को सिंचाई और जल विद्युत की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम न्यूटन थर्ड लॉ मोशन किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, समय संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम या गुरुत्वाकर्षण नियम? ये जो जाना जाता है तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जाना जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन की गति के तृतीय नियम की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और ये दोनों बल दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए रॉकेट का उड़ना, गैस नीचे की ओर बल लगाती है और रॉकेट ऊपर जाता है। बंदूक में गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना या तैरते समय पानी को पीछे धकेलना इस नियम के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और किस प्रकार की प्रकृति का होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा फूले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो 13 का सही जवाब हो जाता है ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा फूले। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक शोषण, जातिगत भेदभाव और पौरोहित्यवाद से मुक्त कराना था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर उन्होंने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है 1975 में। ठीक है, आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को तत्कालीन सोवियत संघ USSR के कपुस्टन यार प्रक्षेपण स्तर से कॉसमॉस 3M रॉकेट द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया था और इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय प्राचीन खगोलीय शास्त्र और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। हालांकि इसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया था। इस सफल परीक्षण ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त शासक भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त? इसका सही जवाब होता है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त को प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त एक महान विजेता, कुशल सेनापति और कूटनीतिज्ञ थे। उसने अपने जीवन काल में कभी पराजय का सामना नहीं किया और उसने आर्यव्रत और दक्षिण भारत के अनेक राजाओं को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिशेषण ने की थी, में उनकी जो है विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिजों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक टिश्यू जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। पौधों में संवहन के लिए 2 प्रमुख जटिल स्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फोइलम। जाइलम जड़ों द्वारा मिट्टी से जो है अवशेषित जल और घुले हुए खनिज लवणों को पौधों के तनों और पत्तियों तक ऊपर की ओर एक दिशीय रूप से पहुंचाने का कार्य करते हैं। याद
रखने का सरल तरीका है जा बराबर जल जबकि फैलम बराबर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन कार्बोहाइड्रेट को पौधों के अन्य सभी अंगों तक द्वितीय पहुंचाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 44वां संविधान संशोधन, 42वां, 86वां, 33वां। इसका सही जवाब हो जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के व्यापक हिस्से में बदलाव किए गए थे। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए सब समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। इसके अलावा भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे तथा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है और यह हमें किससे बचाती है? क्षोभ मंडल, ग्रीन हाउस गैस, समताप मंडल, सूर्य की पराबैंगनी यूवी किरणों से, मध्यमंडल, उल्कापिंडों से, वायुमंडल, एक्स किरणों से। इसका सही जवाब हो जाता है समताप मंडल, सूर्य की पराबैंगनी यूवी किरणों से। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन गैस O3 सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है और उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। यदि यूवी किरणें धरातल पर पहुंचे तो उनसे त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और पौधों को भारी नुकसान हो सकता है। ओजोन परत की मोटाई को जो है डसबन इकाई डोप्सन यूनिट DU में मापा जाता है। 19 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस BOP का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है CaSO4 हाफ H2O होता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हीमोहाइड्रेट है और इसका सूत्र जो है CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस H2O होता है। यह तब बनता है जब जिप्सम CaSO4.2H2O को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जिससे यह अपने जल के 3/4 अणुओं को त्याग देता है। पानी मिलाने पर यह पुनः जमकर कठोर जिप्सम में बदल जाता है और इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने, मोतियों और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है और यह किस राज्य में स्थित है? गोदावरी आंध्र प्रदेश, कृष्णा कर्नाटका, महानदी उड़ीसा, कावेरी तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है महानदी उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में संबलपुर के पास महानदी पर बनाया गया एक ऐतिहासिक बहुउद्देशीय बांध है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है जिसकी कुल लंबाई मुख्य बांध सहित लगभग 25.8 किलोमीटर स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई यह पहली प्रमुख नदी घाट परियोजनाओं में से एक थी। इसका निर्माण महानदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने तथा विद्युत उत्पादन और सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो बताने की जरूरत है नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से कुछ लिए गए लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है क्या लिए गए हैं पर पूछा गया है। हाँ, ये मौलिक अधिकार जो है यहाँ से लिए गए, यूएस से लिए गए। ठीक है, यूएस से। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हुए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो टंगस्टन का बना होता है। आर्गन या नाइट्रोजन अक्रिय गैस भरी होती हैं। ठीक है, पारंपरिक विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है तंतु टंगस्टन W धातु का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक लगभग 3442 डिग्री सेल्सियस और उच्च
प्रतिरोधकता होती है, जिससे यह बिना पिघले अत्यधिक ताप पर भी श्वेत तत्व होकर प्रकाश दे सकता है। बल्ब के भीतर टंगस्टन तंतु के ऑक्सीकरण जलाने को रोकने के लिए हवा निकालकर उसमें आर्गन या नाइट्रोजन गैस अक्रिय या कम क्रियाशील गैसें भरी जाती हैं। 24 नंबर है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या कुलुम्बिनी? इसका सही जवाब है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान कैवल्य प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में अपने 5 साधक साथियों को दिया था। इस प्रथम उपदेश देश की घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण निधन कुशीनगर में हुआ था। अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है 11। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसकी प्रारंभिक संख्या 10 थी। इसके पश्चात 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावकों द्वारा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करने से संबंधित है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिन्हें पूर्ण सोवियत संघ USSR के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो इसका सही जवाब यकृत है, लीवर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के काल में हुआ था, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी अंग्रेजों ने इसका कारण प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तविक उद्देश्य बंगाल में पनप रहे राष्ट्रवाद को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालना। इसके विरोध में भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। बाद में व्यापक जन विरोध के कारण 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 2024 के हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या रही? तो इसका सही जवाब हो जाता है 82। तो इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।